नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में। तब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया हॉस्पिटल में पहुंचती है और जैसे ही वह शुभ के वार्ड के बाहर पहुंचती है, उसके कानों में शुभ के चिल्लाने की आवाज आती है। शुभ, जो अब तक हिल नहीं पा रहा था, वह अपने हाथ से आसपास की चीज हटाने की कोशिश करता है, लेकिन एनेस्थीसिया के असर की वजह से वह अपने हाथ को भी ठीक से हिला नहीं पा रहा था। वहीं आसपास डॉक्टर परेशान थे और उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वह लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसकी इस वक्त काफी हैवी मेडिकेशन चल रही थी और उसकी हर दवाई में हल्का फुल्का नींद का भाग था। और अगर उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया तो उसकी बॉडी पर साइड इफेक्ट होते, इसलिए हर डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वही पास खड़े हुए डॉक्टर बख्शी की आंखें नम थी। वह भी अपने नातिन को शांत करवा रहे थे, लेकिन वह समझने को कुछ तैयार ही नहीं था। उसके जहन में बार बार डॉक्टर सुषमा की उसके साथ की हुई हरकत ही याद आ रही थी। यहाँ तक कि उसने कहा था कि वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। वही सब कुछ याद करके शुभ काफी मायूस हो चुका था। वही शुभ के कमरे से आती आवाज सुनकर अनाया परेशान हो गई। वह हर्षवर्धन को कुछ इशारा करती है। अपनी बीवी का इशारा समझते हुए वो तुरंत अंदर जाकर अनाया को शुभ के बेड के पास खड़ा कर देता है। शुभ, जिसे सबको परेशान करके रखा था, वह अनाया को देखकर हल्का सा शांत होता है, लेकिन अभी भी वह अपने हाथ हिला रहा था। यह देखकर अनाया उसे शांत करते हुए बोली, शुभ शांत हो जाओ। तुम्हारा इस वक्त इतना हाइपर होना ठीक नहीं है। यह तुम्हारी बॉडी पर उल्टा रिएक्ट कर सकता है। बहुत मुश्किल से तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल गई है। वही शुभ कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। वह ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं अपाहिज नहीं होना चाहता। नहीं, मैं व्हीलचेयर पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं जीना। वो औरत सही कह रही थी। मैं नहीं बच पाऊंगा। वही उसकी ऐसी हरकत देखकर अनाया से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह अपने किए हुए एफर्ट को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने कई घंटे लगाकर अपने पैर की परवाह किए बिना उसका ऑपरेशन किया था, और शुभ यह सब कुछ हरकत करके वह उसकी सारी मेहनत को बेकार कर रहा था। वह गुस्से से शुभ के पास गई और शुभ को अपनी ओर देखने को कहती है, लेकिन शुभ फिर भी ना में सिर हिलाते हुए मना कर रहा था। तो अनाया उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है और उसे अपनी आंखों में देखने को कहती है। शुभ, जो अभी तक पागलों की तरह हरकत कर रहा था, वह अनाया की आंखों में देखते ही एकदम खामोश हो गया। वह गौर से अनाया को देखने लगा। थोड़ी ही देर में शुभ एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने उसकी जिद पूरी कर दी हो। फिर वह शुभ का सर सहलाते हुए बोली, अब शांत हो जाओ और सो जाओ, कोई भी बदमाशी नहीं। वही शुभ, जो थोड़ी देर पहले बेलगाम हो गया था, वो अच्छे बच्चे की तरह सो गया। यह देखकर वहां खड़े डॉक्टर अविश्वास से आंखें फाड़े अनाया को घूर रहे थे, जैसे वह कोई एलियन हो। वह पिछले आधे घंटे से शुभ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुभ था कि जो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अनाया ने बस उसकी आंखों में देखा और शुभ शांत हो गया। सभी लोग सदमे में थे। तभी वहां पर खड़ा एक अनुभवी डॉक्टर अविश्वास से बोला, एक्सट्रीम लेवल हिप्नोटाइजेशन। यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। कौन है यह लड़की? वही उसकी बात सुनकर बाकी के लोग भी होश में आए और उस डॉक्टर की बात सुनकर तो अविश्वास से अनाया को घूरने लगे, जैसे वो कोई शैतान हो। उन सबको पता था कि अनाया एक लीजेंडरी डॉक्टर एना है, लेकिन हिप्नोटिज्म उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तो अनाया और सबको इग्नोर करते हुए डॉक्टर बख्शी की ओर देखकर बोली, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। डॉक्टर बख्शी विनम्रता से ही हामी भरते हैं और पास पड़े हुए सोफे की ओर बढ़ जाते हैं। यह मिलिट्री कैंपस था, तो यहाँ पर उनका पर्सनल ऑफिस नहीं था, तो वह लोग शुभ के कमरे में ही बैठ जाते हैं। अनाया चलकर सोफे के पास जाने वाली थी, उसे पहले ही हर्षवर्धन अपने गोद में उठा लेता है ताकि उसे चलने में तकलीफ ना हो। यह देखकर वहां खड़ी फीमेल डॉक्टर इधर उधर नजरें चुराने लगती है। कुछ नर्स तो आपस में बात भी करने लगी थी। मिस्टर रावत कितने सेंसिबल है, लगता है वो डॉक्टर एना को पसंद करते हैं। तभी डॉक्टर बख्शी गंभीर आवाज में बोले, अब आप लोग जा सकते हैं। थोड़ी ही देर में वह जगह खाली हो गई और वहां पर सिर्फ 4 लोग थे। शुभ, जो बिस्तर पर सो रहा था, डॉक्टर बख्शी और रावत कपल। तभी अनाया डॉक्टर बख्शी को घूरते हुए बोली, आपने इतनी पैनिक सिचुएशन होने क्यों दी? वह तो अच्छा है, उसकी बॉडी में अभी भी एनेस्थीसिया का असर है।
और उसकी बॉडी पैरालाइज है, इसीलिए वह हिल नहीं पाया। और अगर वह अपनी बॉडी हिला लेता तो आप जानते हैं कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो जाती। डॉक्टर बख्शी शर्मिंदगी से अपनी नज़र चुरा लेते हैं, क्योंकि वह अपने नातिन के सामने कमजोर हो गई थी। वह माफी मांगते हुए बोले, आई एम सॉरी डॉक्टर एना, यह मेरी गलती है, मैं उस काबू नहीं कर पाया। यह सुन अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, वह अब शांत है और मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट में वह कोई परेशानी खड़ी करेगा। हो सके उतना आप उसे आराम भी करने दीजिएगा, ताकि उसकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। और उसके सामने उस हादसे का जिक्र मत कीजिएगा और उसे खुश रखिएगा। उसके लिए चाहे तो आप यहाँ पर वीडियो गेम लाए या फिर उसकी पसंद की कोई भी चीज अरेंज कर दीजिए। जितना वह खुश रहेगा उतना ही उसे बात को भूलने में सक्षम रहेगा और वह पैनिक नहीं करेगा। एक बार उसकी रीढ़ की हड्डी और बॉन्डा आपस में जुड़ जाए और उसके आसपास के मसल्स ठीक हो जाए, उसके बाद हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब तक आप कुछ ज्यादा चौकन्ना रहिएगा। उसकी पूरी बात सुनकर डॉक्टर बक्सी भी हमें सिर हिला देते हैं। अनाया भी जाने के लिए हर्ष की ओर देखती है। हर्षवर्धन भी उसका इशारा समझ गया, लेकिन तभी डॉक्टर बख्शी हिचकिचाते हुए उनसे पूछते हुए बोला, डॉक्टर एना, क्या आप सच में सम्मोहन जानती है? वही उसकी बात सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर देती है। उसे याद आता है कैसे उसने अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सट्रीम लेवल ट्रेनिंग की और अपने दिमाग में इतना जोर डाला कि वह दिमागी तौर पर लोगों को सम्मोहित करने लगी। यही सब याद कर उसे हल्का बुरा लगा खुद के लिए। तभी वह अपने ख्यालों से बाहर आई और बिना इमोशन के बोली, हाँ। इतना बोलकर वह अस्पताल के साथ वहां से चली गई। पीछे बस अविश्वास से डॉक्टर बख्शी को उसे एडमिरे करते हुए छोड़ देते हैं। क्या अनाया का यह राज लाएगा उसके लिए मुसीबत? और क्या आगे चलकर अनाया फंसेगी किसी साजिश में? राणा मेंशन में दूसरी ओर हर्षवर्धन अनाया अस्पताल से निकलकर सीधे ही राणा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों ने पिछले दिन ही डिसाइड कर लिया था कि वह मल्हार राणा से मिलने जाएंगे, क्योंकि अब उनकी तबीयत ठीक हो चुकी थी और अनाया को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वह कपूर मेंशन वापस लौटने से पहले एक बार मल्हार राणा से मिलना चाहती थी, ताकि वह जान सके कि वो उसकी मां के बारे में क्या जानते हैं। और अब जितेंद्र और हर्षवर्धन के बीच की दूरियां भी ज्यादा नहीं रही थी। हालांकि वह दोनों अभी भी एक दूसरे से चिढ़े हुए रहते थे, पहले की तरह एक दूसरे को छेड़ते नहीं थे। लेकिन अब बात अलग थी। उन लोगों के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी थी और वह लोग दुश्मन नहीं थे। वह लोग जैसे ही राणा मेंशन पहुंचे, वहां के गार्ड्स ने उसे रिस्पेक्ट से अंदर लिया, जैसे वो उनका ही घर हो। हर्षवर्धन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस यहाँ अपनी बीवी के साथ आया था। वह उसे अकेला नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि उसने देखा था पिछली बार किस तरह से जितेंद्र उसकी बीवी को लाइन मार रहा था और वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी बीवी पर अपनी नजर टिकाए। हालांकि अनाया हर वक्त अपने चेहरे पर मास्क रखती थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें किसी समुद्र से भी ज्यादा गहरी थी, जिसमें हर कोई खोसा जाता था। इसीलिए हर्षवर्धन को हमेशा जलन होती थी। तब तक उनकी कार राणा मेंशन के आगे जाकर रुकती है। अनाया कार से निकलती है और दूर तक फैले गार्डन में हर तरफ गार्ड्स को देख रही थी, जो मेंशन की रखवाली कर रहे थे। वो गार्ड्स कम, गुंडे ज्यादा नजर आते थे। उसके साथ हर्षवर्धन भी निकलता है। बाहर निकलते ही हर्षवर्धन ने वापस अपनी छोटी सी बीवी को गोद में उठा लेता है। हालांकि उसकी चोट अब ठीक होने लगी थी, लेकिन फिर भी हमारा हीरो अपनी बीवी को नीचे नहीं उतार रहा था। तभी वहां पर एक गॉड्स आता है और सिर झुकाकर रिस्पेक्ट के साथ बोला, सर आपका स्वागत है। बड़े साहब और छोटे मालिक पिछले वाले गार्डन में है, अब उसकी उस ओर चलिए। इतना बोलकर इशारा कर देता है। हर्षवर्धन भी समझ गया कि वह लोग कहाँ हैं, तो भी उस और अनाया को गोद में लेकर जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह लोग गार्डन में पहुंच जाते हैं, जहां मल्हार राणा आराम से बैठकर अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे और उसी के पास उसका बेटा जितेंद्र बैठे हुए थे। अपने पास किसी को आता देख मल्हार राणा आंखें छोटी करते हुए बोला, यह कौन है? तभी वह हर्षवर्धन को पहचानते हुए अपनी एक्साइटेडमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए तो थाई पर हाथ मारकर हंसकर बोले, यह तो हमारा ही बच्चा है, लेकिन यह उसकी गोद में लड़की कौन है? यह कहते हुए उनकी आंखों में चमक थी। वही जितेंद्र भी अब तक उन्हें पहचान चुका था। उसकी आंखें भी छोटी हो चुकी थी, क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद उसने अनाया को अपने सामने देखा था। लेकिन उसने पहले ही बता दिया था कि वह उनकी भाभी है।
लेकिन फिर भी जितेंद्र नॉटी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आजकल यह मजनू बनकर घूमता है। यह कहते हुए उसकी नजरें काफी मिस्टीरियस तरीके से अनाया को देख रही थी। वही मल्हार राणा अपने बेटे की आंखों की चमक देखकर ठहाका मारकर हंसने लगा। वह एक अनुभवी इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में उस अनजान लड़की के लिए अट्रैक्शन देखा था। वह खुशमिजाज और कंपटीशन पसंद करने वाले इंसान थे, इसीलिए उन्हें यह देखकर काफी इंटरेस्ट आया कि उनका बेटा उस शख्स में इंटरेस्ट ले रहा है जो पहले से ही किसी और की बाहों में है। तब तक वो लोग वहां पहुंच चुके थे। अनाया उन लोगों को देखकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, क्योंकि वह हर्षवर्धन की गोद में थी। हर्षवर्धन बिना इमोशन के अनाया को वही सोफे पर बिठाता है और वह मल्हार राणा को ग्रिट करते हुए बोला, कैसे हो अंकल, अब आपकी तबीयत कैसी है? मल्हार राणा भी हंसते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह नालायक मेरी थोड़ी सुन ले। हर वक्त अपनी मनमानी न करें तो मैं और अच्छा हो जाऊंगा। वही जितेंद्र मुंह बिगाड़ते हुए थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, डेट अब हर वक्त मेरी बुराई करना बंद कर सकते हैं। अब मैं बच्चा नहीं रहा, भूलो मत अब मैं आपसे ज्यादा पावर रखता हूँ। वही उसकी बात सुनकर मल्हार राणा उसे घूरते हुए बोले, हाँ बड़ा या पावर वाला, तुझसे एक छोटी लड़की तो संभाली नहीं जाती, बस बातें बड़ी बड़ी करवा लो। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसे भी जितेंद्र को चिढ़ाने में मजा आता था, इसलिए वह भी उनमें हामी भरते हुए बोला, आप सही कह रहे हो अंकल, आजकल इसे लोगों की पहचान करने में काफी तकलीफ हो रही है। हर्षवर्धन साफ साफ उसे ताना मार रहा था, क्योंकि इतने सालों से जितेंद्र ने ही उसे दुश्मनी की थी, वह भी बिना वजह। वही अपने पति का यह अंदाज अनाया के लिए अविश्वसनीय था। जाहिर सी बात थी, उसने हर्षवर्धन को बॉसी अंदाज में देखा था, क्रूर बनते सुना था, यहाँ तक कि वह उसके सामने छोटा बच्चा बन जाता था और जिद्दी बन जाता था। लेकिन किसी चुगलखोर आंटी की तरह ताना मानते हुए उसने पहली बार देखा था। उसे यह हर्ष पसंद आ रहा था, इसलिए वह काफी सीरियस नजरों से अपने पति को देख रही थी। तभी मल्हार राणा हंसते हुए बोले, बरखुरदार, यह तो तुमने सही कहा, लेकिन पहले तुम मुझे इन ब्यूटीफुल लेडीज से तो मिलवाओ जो तुम्हारे साथ आए हैं। इतना बोलकर वो अपने नजदीक अनाया की ओर टीका लेते हैं। अनाया जो अपने पति को गौर से देख रही थी, अपना जिक्र सुनकर उसकी आंखों की चमक ठंडी पड़ जाती है और वह अपने बिना इमोशन वाली नजरों से मल्हार राणा को घूरती है। वही उसके बदलते इमोशनल हर्षवर्धन भी महसूस कर लेता है, इसलिए वह मुस्कुराकर बोला, अंकल यह मेरी वाइफ है, अनाया हर्षवर्धन रावत। वही उसकी बात सुनकर जितेंद्र को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मल्हार राणा अविश्वास से हर्षवर्धन को देखते हुए बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कब शादी की और मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? हर्षवर्धन भी बिना इमोशन के बोला, कुछ महीनों पहले की है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अनाया को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो, इसलिए अभी तक मैंने यह शादी पब्लिक नहीं की है। उसकी बात मल्हार राणा भी समझ गए हो। वो मुस्कुराकर बोले, अच्छी बात है यंग मैन, तुम्हारी बीवी काफी प्यारी है। क्या अनाया और मल्हार राणा की मुलाकात क्या रंग लाएगा, और क्या होगा जब छुपे हुए दुश्मन के बारे में पता चलेगा इस मुलाकात के बड़ी राणा मेंशन में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया राणा मेंशन जाती है और उन्हें देखकर मल्हार राणा उसकी तारीफ करते हैं, जिसके जवाब में अनाया उसने ग्रेट करते हुए बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर मल्हार। अनाया को इस तरह से फॉर्मल होते हुए देख मिस्टर मल्हार हंसते हुए बोला, यंग लेडी, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे हर्षवर्धन की तरह अंकल कहकर बुला सकती हो। वैसे भी वह मेरे बच्चे जैसा है, मैंने उसे बचपन से बड़े होते देखे। वही उसकी बात सुनकर अनाया भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह मुस्कुराते हुए बोले, आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल। उसकी आवाज सुनकर मल्हार राणा को भी खुशी हुई। हालांकि अभी तक अनाया ने अपना मास्क नहीं हटाया था। यह बात उन लोगों को काफी अजीब लगा कि उसने अपना चेहरा ढक रखा था, क्योंकि उसके आसपास का ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उन्हें अनाया में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। वह ऊंची आवाज लगाते हुए बोले, जितेंद्र जरा बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स मंगवाना, बहू पहली बार घर आई है, कुछ खाना पीना तो ऑफर करो। वही उसकी बात सुनकर जितेंद्र मुंह बिगाड़ते हुए बोला, यह कोई पहली बार नहीं आई है, आप इन्हीं की वजह से जिंदा है। यह सुनकर मल्हार राणा की आंखें बड़ी हो गई और वह अपने बेटे को घूरते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? तो जितेंद्र राणा अनाया की ओर इशारा करते हुए बोले, यही की उद्धरण चिन्ह, इसने ही आपका ऑपरेशन किया है।
यहाँ तक कि मेरी गलतफहमी भी इसी ने दूर की है। इस तरह वह सब कुछ डिटेल में उन्हें बता देता है, जो सब कुछ भी अनाया ने उनके लिए किया था। यह कहती हूँ उसकी आंखों में चमक थी। वही अपने बेटे की बात सुनकर मल्हार राणा अनाया की ओर देखकर मुस्कुराकर बोले, तब तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए बेटा। तुमने इस बूढ़े की जान बचाई है। यहाँ तक कि तुमने तो मेरे बेवकूफ बेटी को भी अक्ल दे दी। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। वही उनका जेन्युइन ग्रेटिट्यूड देखकर अनाया मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर भी वह बिना इमोशन के बोली, आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है अंकल, मैं तो बस अपना कर्ज उतार रही हूँ। वही उसकी बात मल्हार राणा को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन हर्षवर्धन सब कुछ जानता था कि अनाया कहना क्या चाहती है। तभी मल्हार राणा अनाया की ओर देखकर पूछते हैं, बेटा कहना क्या चाहती हो? और तुम किस कर्ज की बात कर रही हो? हम तो पहली बार मिल रहे हैं। तभी जितेंद्र राणा भी पूछता है, सही बात है, मैंने इससे पहले तो कभी तुम्हें नहीं देखा, ना ही तुमसे मिला, तो फिर कौन से कर्ज की बात कर रही है? यह सुनकर अनाया अपने मास्क को एक कोने से अपने कान से निकालती है और उसे हल्का सा सीधा करते हुए नजरें उठाकर मल्हार राणा की ओर देखती है, जिसे मल्हार राणा उसका चेहरा देख सके। वही उसका चेहरा सिर्फ मल्हार राणा ने ही देखा था। जितेंद्र राणा हर्षवर्धन की ओर बैठा था और मल्हार राणा सामने बैठे थे, इसीलिए जितेंद्र ने अनाया का चेहरा नहीं देखा था। चेहरा देखते ही मल्हार राणा आश्चर्यजनक नजरों से अनाया को देखते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो जाते हैं और अविश्वास से कपकपाती आवाज में बोले, गीता कपूर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? उसकी बात सुनकर जितेंद्र राणा अपने डेट को देखने लगता है, क्योंकि उसने आज तक अपने डेट को इतना एक्साइटेड और इतना चौंकते हुए नहीं देखा था। वो है एक अंडरवर्ल्ड डॉन रह चुके थे। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसके डेट को इतना एक्साइटेड या फिर चौंका सके, इसीलिए वह भी अपने डेट को बाहों से पकड़ लेता है। तब तक अनाया वापस मास्क लगा चुकी थी, इसीलिए जितेंद्र ने उसे देखने के बाद भी उसने अनाया का चेहरा नहीं देखा। वह भी देखना चाहता था कि उनके डेट में ऐसा तो क्या देख लिया जो वह अपनी जगह से खड़े ही हो गए। जितेंद्र अपने डेट को वापस बैठाते हुए बोला, क्या कर रहे हो डेट? आप अभी अभी रिकवर हुए हो, डॉक्टर ने कहा है। आपको इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वहीं मल्हार राणा वापस बैठते हुए जितेंद्र के हाथ पर चपत मारते हुए बोले, तुम चुप रहो नालायक, मुझे पहले अपनी बेटी से बात करने दो। इतना बोलते हुए वह अपनी आंखों में चमक लाते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो और क्या रिश्ता है तुम्हारा गीता से? वही उसकी बात सुनकर अनाया समझ गई थी। उसकी माँ और मल्हार काफी करीब थे, इसीलिए वह शांत आवाज में बोली, मैं उनकी बेटी हूँ, अनाया कपूर। वही यह सुनकर मल्हार राणा की आंखें भर आई। वह अविश्वास में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता था, अनाया कपूर की मौत के बाद उसकी बेटी तो लापता हो गई थी। यह सुनकर अनाया नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, यह एक लंबी कहानी है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मुझे आपसे कुछ जानना है, अपनी माँ के बारे में। यह सुनकर मल्हार राणा नम आवाज में बोले, पूछो ना बेटा, क्या जानना चाहती हो अपनी माँ के बारे में? अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे यह तो पता है कि आपके और मेरी मॉम के काफी अच्छे रिलेशन थे, और मेरे मॉम की एक्सीडेंट से कुछ वक्त पहले वह आपसे मिली थी। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी तो आपके और उनके बीच क्या बात हुई थी। यह सुनकर मल्हार राणा भावुक होते हुए बोले, तुमने सही कहा बेटा, मैं और तुम्हारे मॉम बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त से ज्यादा वह मुझे अपना भाई मानती थी। तब अंडरवर्ल्ड में मेरी इतनी ज्यादा पकड़ नहीं थी और ना ही मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स बने थे, और मैंने अपना बिजनेस भी सेटल नहीं किया था, और कई सारी गैंग मुझे खत्म करने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से मैं जितेंद्र का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा था। यहाँ तक कि मैं इन लड़ाई के बीच उसकी माँ को भी खो दिया था, और मेरे पास हमारे प्यार की आखिरी निशानी जितेंद्र ही बचा था। तब तुम्हारी मॉम आगे आई थी मेरी मदद के लिए। तुम्हारी मॉम मुझे उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन बिजनेस की दुनिया हो या अंडरवर्ल्ड की दुनिया, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। उसके आइडिया हमेशा सामने वाले गैंग को जमीन पर लाने का काम करता था। यहाँ तक कि वह मुझे फाइनेंशियली ही काफी सपोर्ट करती थी, और बदले में मैं उसका अंडरवर्ल्ड के लोगों से पीछा छुड़वाने में मदद करता था। जाहिर सी बात है, जब आप बिजनेस की दुनिया में नाम कमाते हैं, तो अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी आपकी जायदाद बहुत पहले ही देख जाती है, और वह आपसे पैसे निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके परिवार के लोगों को किडनैप, अगवा भी कर सकते हैं।
इसीलिए मैं तुम्हारी मॉम का सपोर्ट करता था, ताकि अंडरवर्ल्ड में से उसे कोई उसको नुकसान न पहुंचा सके। क्या अनाया जान पाएगी अपनी माँ के बारे में, जो उसने पिछले जन्म में नहीं पता चली थी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।